UKV, let's come together to learn. Hello friends, welcome to our YouTube channel EduKV. Today we shall discuss about the 10th chapter of class 12th biology, microbes in human welfare. In this chapter you will be able to learn about the microbes which are present everywhere, microbes in household product, microbes in industrial product. It includes fermented beverages, antibiotics, chemicals, enzymes and other bioactive molecules. Okay friends, let's start the topic one by one. They are diverse. First one is the protozoa, bacteria, fungi and other viruses. They are all microscopic plant viruses. जैसा नाम आप जानते हैं microbes, they are microscopic organisms. Okay, microscopic organism का मतलब which can't be seen through our naked eye. ओके नाउ अब इसमें है क्या कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि माइक्रोब्स में हम इंक्लूड करेंगे. इनमें सबसे पहले आएंगे प्रोटोजोअन, बैक्टीरिया, फंजाई और माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जैसे कि वायरसेस, प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स. इनके बारे में मैं आपको कुछ खास बातें बता देता हूं, समझिए जरा. आपने वायरसेस तक नाम सुना होगा, क्लास 11th में वायरॉइड्स पढ़ा होगा और अब मैं आपको प्रियॉन्स के बारे में भी एक बहुत ही बेसिक आइडिया आपको मैं देने जा रहा हूं. वायरॉइड्स का मतलब होता है वायरसेस से भी छोटे होते हैं ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स जिनके अंदर प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है. दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोट. आप एक बेसिक वायरस बैक्टीरियोफेज वायरस का देख लीजिए. उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से पाया जाता है, जिसमें ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है इसे हम इसकी प्रोटीन कोट कहते हैं एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डीएनए. इट्स डीएनए. अब वायरॉइड्स के अंदर ये जो प्रोटीन कोट होता है यही एब्सेंट होता है. प्रियॉन्स में क्या होता है, यही प्रोटीनीशियस इन्फेक्शियस एजेंट होता है. दे डू नॉट हैव अ सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल. अब जो माइक्रोब्स होते हैं उनमें नॉर्मली जैसे बैक्टीरिया और फंजाई हैं, ये हमारे न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करते हैं. दे फॉर्म द कॉलोनीज. यहाँ पर आपको जो एक सेमी सॉलिड फॉर्म में नज़र आ रहा है न्यूट्रिएंट मीडियम, इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम. और ये देखिए इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे क्या नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे कॉलोनीज नज़र आ रहे हैं. ठीक है, ये कॉलोनीज जो भी हैं सब हमारे बैक्टीरियाज की कॉलोनी है विच कैन बी सीन इन नेकेड आईज. ये हमारे नेकेड आई से देखा जा सकता है. हेयर ऑल्सो सेकंड हमारे कॉलोनी भी नज़र आ रही हैं. इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में फंगस देखा जा सकता है. कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो डिजीजेस कॉज करते हैं और वो कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. ये दोनों चीज़ें आपको जाननी चाहिए. कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं एंड सम कॉजिंग डिजीजेस, दे आर हार्मफुल टू अस. ये हमने 6th-7th में एक चैप्टर पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. वो या तो हमारे दोस्त हों या फिर हमारे दुश्मन हों. तो माइक्रोब्स दोनों की तरह काम करते हैं, हमारे दोस्त की तरह भी काम कर सकते हैं, हमारे दुश्मन की तरह भी काम कर सकते हैं. ठीक है, अब हम आपको बात बताते हैं माइक्रोब्स के बारे में कि माइक्रोब्स हमारे हर जगह पाया जाता है. ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. दे आर प्रेजेंट एक्चुअली एवरीवेयर. हर जगह पाए जाते हैं. अगर वो थर्मल वेंट्स की बात हो, थर्मल वेंट्स क्या होते हैं, वो जो हमारे गर्म पानी के स्रोत होते हैं यानी हॉट स्प्रिंग्स जैसी जगह होती हैं जहां पर टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होगा. उन थर्मल वेंट्स में भी हमारे माइक्रोब्स एग्जिस्ट करेंगे, उन जगहों पे भी. इवन डीप इन सॉइल, अंडर स्नो, डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, दे आर ऑल मे बी प्रेजेंट इन डीप इन द सॉइल, इवन अंडर स्नो. ये सारी जगहों पे हमारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, माइक्रोब्स में बी कॉल्ड एज कॉस्मोपॉलिटन.
इन्हें हम कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो गया जहां पर वो हर जगह पाए जाते हैं। ये कहा जाता है वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, टेम्परेचर बहुत कम हो, इवन एकदम जीरोफिटिक कंडीशंस हो, इन दैट कंडीशन ऑल्सो माइक्रोब्स मे बी प्रेजेंट देयर। सम ऑफ द यूजफुल effects of the microorganism they may use in production of antibiotics। ये एंटीबायोटिक्स के यूज प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं। इनके कुछ हार्मफुल जो इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं, दे कैन कॉज डिजीजेस, सो दे कैन कॉल एज पैथोजेंस, इन्हें हम पैथोजेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। हम यूजफुल की बात करेंगे पहले, हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में किस तरह से यूज किया जाता है, फिर हम बात करेंगे कि और कहां हम इनका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ये हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग है, ये हमारे प्रीवियस ईयर्स में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक इज हाउस होल्ड प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट। हम जो ले सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं। डेयरी प्रोडक्ट का मतलब दूध से रिलेटेड हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब मिल्क से कर्ड बनना। ये हमारा जो प्रोडक्शन है ये हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, डेयरी प्रोडक्शन में आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दैट मीन्स LAB, लैक्टोबैसिलस और दूसरे बैक्टीरिया जिन्हें हम क्या बोलते हैं, LAB। तो समझिए लैक्टोबैसिलस एंड LAB ये दोनों हमारे क्या करते हैं, मिल्क में ग्रो करते हैं और वो कन्वर्ट कर देते हैं उस मिल्क को कर्ड के अंदर। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। अब एक चीज, ड्यूरिंग ग्रोथ ये जो लैब होते हैं यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ एसिड्स को और ये क्या करते हैं, कोआगुलेट करते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, और ये पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं मिल्क प्रोटीन यानी वो प्रोटीन्स जो कि मिल्क के अंदर पाए जाते हैं। अब ये एक पॉइंट याद रखिएगा, ये क्या करते हैं, ये पहले ही उस एसिड्स को के कारण वो जो मिल्क प्रोटीन होते हैं वो कोआगुलेट हो जाता है और पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि इट ऑल्सो इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग द विटामिन B12 कंटेंट। अब देखिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो कर्ड है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। कर्ड क्यों ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B12 जो कि एक विटामिन है, इसकी कंटेंट इंक्रीज कर जाता है मिल्क के कंपैरिजन में। एक और बात हम कर सकते हैं, थर्ड पॉइंट, हमारे स्टमक में लैब जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है एक बहुत ही बेनिफिशियल रोल अदा करता है इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, मतलब वो माइक्रोब्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं उनको रोकने के लिए। अब आपको मैं ये क्वेश्चंस कुछ टर्न अप करके भी पूछ सकता हूं। अगर मैंने ये पूछा कि ये बताइए आउट ऑफ द मिल्क एंड कर्ड विच वन इज मोर बेनिफिशियल एंड वाई, तो आपको पहले तो ये 3 रीजंस बताने होंगे, फिर उसके बाद आपको उसके अंदर ये बताने होंगे कि ये किन किन कारणों से ज़्यादा बेनिफिशियल है। द डग विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड बाय यूजिंग बेकर्स ईस्ट दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये जो हमारा डग है बेकर्स ईस्ट के कारण हम बनाते हैं, मिलाने के कारण, तो वो हमारा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। नेक्स्ट हमारा जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ नोन एज टॉडी, और ये जो टॉडी होता है एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, वो कुछ साउदर्न इंडिया के पार्ट में होता है जिसे हम फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम के फर्मेंटिंग सैप से बनाया जाता है। इन सबों के अलावा 2 ऐसे और हमारे पास सिस्टम हैं जिन्हें हम आपने फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, उन्हें मैं बताता हूँ। एक टर्म है योगर्ट, हम योगर्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो जो हमारा योगर्ट होता है ये हमारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो योगर्ट के बारे में आप समझिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट एक्चुअली हम पॉस्चराइज्ड मिल्क लेते हैं। इस पॉस्चराइज्ड मिल्क को हम इनोक्यूलेट कराते हैं, किसके संग, मिक्सचर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस,
Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। तो ये दो हमारे बैक्टीरियाज हैं जिनकी मदद से योगर्ट बनाया जाता है, और इनमें लैक्टोज जो होता है वो फर्मेंट करता है और उन्हें रखते हैं एट अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। द पेक्यूलियर और कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट जो होते हैं एंड फ्लेवर ऑफ योगर्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड एंड एसिटल एल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि योगर्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर आते हैं वो किसके कारण आते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड एंड एसिटल्डिहाइड, लैक्टिक एसिड और एसिटल्डिहाइड के कारण हमारा इनका कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर आता है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट इस सिलेबस में है वो है हमारा चीज के बारे में। तो चीज के बारे में आप कुछ चीजें समझ लीजिए कि जो चीज है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स है। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच द माइक्रोब्स वर यूज्ड। Different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor, and taste. The specificity coming from the microbes used. That means what type of microbes we are going to use in the production of cheese, that decides its texture, flavor, and taste. Actually, cheese is mainly two different types के होते हैं. First one is the unripened cheese, and another one is the ripened cheese. Unripened cheese is ripened from outside, that means soft. Ripened cheese, it is hard and ripened externally as well as internally. Okay, now the point about these type of ripened and unripened cheese, actually manufacturing cheese involve following step. First of all, milk is inoculated with starter culture of bacteria. Milk is inoculated with the starter culture of bacteria. Here bacteria may be Streptococcus lactis or Streptococcus cremoris and warmed at 38 degrees centigrade. If higher temperature, that means more than the 50 degree centigrade or more, then we have to use Streptococcus thermophilus, and which is combined with Lactobacillus lactis, bulgaricus and helveticus. These are the three different types of bacteria we can use here. When a certain acidity reached, after that when we inoculate certain type of bacteria in it, the milk, then a certain acidity is reached in milk by the activity of species of bacteria. Then we add rennet enzyme. And this involves the curdling of milk, occurs within a half an hour to 1 hour, and then the curd is removed and liquid separate out, which is called whey. यहाँ पर जो लिक्विड होता है उसे हम कहते हैं वे, and that liquid is known as whey. It contains 93% of water and 5% of lactose. 93% water, 5% lactose. Lactose of whey is used to manufacture lactic acid, and it is the first fermented acid. If the cheese is used at this stage, it is called as cottage cheese. That means unripened cheese. अगर इस समय चीज को यूज किया जाए तो उसे कहेंगे कॉटेज चीज, और ये होता है अनराइपेंड स्टेज में। फिर उसके बाद इसमें सॉल्ट मिक्स किया जाता है कॉटेज चीज में, सॉल्ट को मिक्स करते हैं और फिर इसको फ्रेम में रखा जाता है, प्रेस किया जाता है जिसके कारण मॉइस्चर रिमूव हो और फिर इनको हम अनडिजायरेबल माइक्रोब्स ग्रो ना करें, और फिर इस तरह से ये फ्रेम जो होता है इसे रिमूव करके हम चीज़ बना सकते हैं। फिर इसको हम कई समय तक 1 to 16th मंथ तक राइपनिंग पीरियड भी इन्वॉल्व होता है, वो डिफरेंट टेस्ट्स और न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ होते हैं और उनके कैसे कैसे क्वालिटीज़ हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहला आता है स्विस चीज़। स्विस चीज़ जो होता है ये वेरी हार्ड, इट इज़ वेरी हार्ड, ये स्विस चीज़ बहुत ही हार्ड होता है। दूसरे नंबर पे यहाँ बड़े बड़े होल्स होते हैं, एंड these large size of holes because due to the presence of large amount of CO2
प्रोड्यूस्ड। एक्चुअली यहाँ पर ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी एक बैक्टीरिया होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, और ये जो शर्मानी बैक्टीरिया है प्रोपियोनी बैक्टीरियम, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, और इसके कारण क्या होते हैं, इस चीज़ में बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं और ये हार्ड चीज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप का होता है इसे हम बोलते हैं रॉक्योफोर्टी चीज़, एंड दिस रॉक्योफोर्टी चीज़ इज सेमी हार्ड, ये सेमी हार्ड होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये राइप कर जाएगा, स्पेसिफिक फंगस ग्रो करता है इनके अंदर, इसलिए इसमें अलग तरीके का फ्लेवर आता है। आप जानते हैं उस फंगस का नाम क्या है, उसका नाम है पेनिसिलियम रॉक्योफोर्टी, पेनिसिलियम रॉक्योफोर्टी। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस है, जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है राइपनिंग के लिए। एक और हमारा सॉफ्ट टाइप का चीज़ होता है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, उसे समझिए। सॉफ्ट वाले चीज़ को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कैमेम्बर्ट, कैमेम्बर्ट चीज़। और ये जो कैमेम्बर्ट चीज़ है ये भी हमारा एक फंगस के कारण राइपेंड होता है, दैट इज नोन एज पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, ठीक है। स्पेलिंग है CAMEMBERT, कैमेम्बर्टी, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, ओके। इस तरीके से हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस यूज किया जाता है और हम इनको यूज करते हैं माइक्रोब्स को फॉर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। आपको कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि फिश को फर्मेंट करने के लिए, सोयाबीन को फर्मेंट करने के लिए, इवन बैम्बू शूट्स को भी फर्मेंट करने के लिए माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है। नाउ स्टार्ट माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जो वो सारे माइक्रोब्स जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल में भी हम माइक्रोब्स का यूज़ कर सकते हैं। एज यू नो, माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट, in microbes especially yeast have been used from time immemorial for the production of beverages just like wine, beer, whiskey, brandy or rum. For this purpose the same yeast, that is Saccharomyces cerevisiae, used for bread making and commonly called brewer's yeast, and it is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol. Depending upon the type of the raw material used for fermentation and the type of processing with or without distillation, with or without distillation, different type of alcoholic drinks are obtained. Wine and beer are produced without distillation. This point should be noted. First one, wine and beer, they are produced without distillation, whereas whiskey, brandy and rum are produced by distillation of the fermented broth. Okay, now this is the some important introductory part of this microbes in industrial product. Now actually what happens, first example is fermented beverages, and the yeast, as I have already told you, Saccharomyces cerevisiae, जैसे मैंने बताया कि जो ईस्ट है Saccharomyces cerevisiae, ये यूज्ड करते हैं ब्रेड मेकिंग में, और इसी को हम ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। इसी को हम माल्टेड सीरियल्स को भी फर्मेंट करने में यूज किया जाता है, जिनसे हम फ्रूट जूसेस को या माल्टेड सीरियल्स को हम फर्मेंट करते हैं और इथेनॉल बनाते हैं। और ये जो इथेनॉल है यही हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यूज होता है और बिवरेजेस की तरह यूज करते हैं। वाइन एंड बियर, ये दोनों क्या है, विदाउट डिस्टिलेशन ये बनाया जाता है। डिस्टिलेशन आप जानते हैं प्रोसेस, आपने अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को पहले हम हीट करते हैं, इवन बॉइलिंग टेम्परेचर तक ले जाते हैं, बॉयल करते हैं, उसके बाद उसको कंडेंस करते हैं। कंडेंस करने के बाद वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाइन और बियर जो होते हैं वो विदाउट डिस्टिलेशन होते हैं, इसलिए इसमें अल्कोहल का कंटेंट कम होता है। फिर जो विस्की है, ब्रांडी है और रम है, इनमें अल्कोहल के कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये डिस्टिलेशन से पैदा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं इसमें आपको डिफरेंट इनके परसेंटेज हैं, वो आपको जानना चाहिए कि किन लिक्विड्स का कितना परसेंटेज है। तो मैं उसको आपको बता देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पर। सबसे पहला होता है बियर। बियर के अंदर ये एक्चुअली बार्ली माल्ट से बनाया जाता है। इट इज
produced by the help of barley malt, Hordeum vulgare, Hordeum vulgare, and alcohol content is about 3 to 6%. बियर में कितना होता है? 3 to 6% हमारा अल्कोहल कंटेंट होता है. सेकंड वन इज द वाइन. वाइन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्रेप्स एंड इनके अंदर अल्कोहल कंटेंट 10 to 20% होता है. थर्ड है हमारा ब्रांडी. ब्रांडी आप जानते हो विद डिस्टिलेशन होता है. इसके अंदर हमारा अल्कोहल कंटेंट 60 to 70% होता है क्योंकि ये विद डिस्टिलेशन है. फोर्थ वन इज द जिन. ये हमारा यूरोपियन राय स्केल सीरियल से होता है. इसका हमारा अल्कोहल कंटेंट है 40%. देन रम. इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मोलासेस ऑफ सुगर केन एंड अल्कोहल एंड इट्स अल्कोहल कंटेंट इज अराउंड 40%. तो जो डिस्टिलेशन के संग होंगे सभी के हमारे अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा होंगे, ये ज़्यादा हार्मफुल भी होंगे. और जो भी हमारे विदाउट डिस्टिलेशन होंगे वाइन और बियर, इनमें अल्कोहल का कंटेंट कम होगा और ये हमारा जिसके कारण लेस हार्मफुल भी होंगे. एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं किसी माइक्रोब्स के द्वारा, कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. ये एक सबसे अच्छी चीज है इनकी कि ये हमारे किसी ना किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोकते हैं. एंड द टर्म एंटीबायोटिक्स वाज क्वाइंड बाय सेल्मन वॉक्समैन in the year 1942. Waxman in the year 1942. Selman Waxman coined the term antibiotic. And antibiotics, as I have told you, they are produced by microbes and is regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century and have greatly contributed towards the welfare of the human society. It is made up of two different words. First one is the anti. It is a Greek word. Anti means against, and bio means life. Together they mean against life in the context of disease causing organism, whereas with reference to human being they are pro life. With reference to human being ये actually pro life कहे जाएंगे, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंटेक्स्ट में कहें they are against life. ठीक है. तो एंटीबायोटिक्स क्या हुए? वो केमिकल सब्सटेंसेस हो विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ एनी अदर माइक्रोब्स. अब हम जानते हैं कि ये जो कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक है उसे हम एक नाम देते हैं. इट इज कॉमनली कॉल्ड एज पेनिसिलिन. Do you know the penicillin was the first antibiotic to be discovered and it was a chance discovery. Actually it was a chance discovery. Alexander Fleming while working on the staphylococci bacteria. Actually ये जो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ये एक स्ट्रेन था बैक्टीरिया का स्टेफाइलोकोकाई, इसके ऊपर काम कर रहे थे. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक अनवॉश्ड कल्चर प्लेट में मोल्ड ग्रो कर गया. जब ये मोल्ड ग्रो किया तो देखा उन्होंने कि इससे थोड़ी सी दूर तक यहां तक कोई भी बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप नहीं हुई. इस तरीके से उनको मालूम पड़ा कि स्टेफाइलोकोकाई जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है. किसके कारण? ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ मोल्ड. तब उन्होंने पाया कि इट वॉज ड्यू टू द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड एंड ही नेम्ड इट एज पेनिसिलिन. उन्होंने इसका नाम रखा पेनिसिलिन. और बाद में इन्होंने ये मोल्ड जो था जिससे ये डेराइव हुआ उसका नाम था पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम. लेटर दो साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे. इन्होंने फुल पोटेंशियल इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया और बाद में इन्होंने डेवलप किया. ठीक है. अब हम जानते हैं हाउएवर इट्स full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernest Chain and Howard Florey. और ये जो एंटीबायोटिक था ये एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वुंडेड इन वर्ल्ड वॉर 2. ये एक बहुत अच्छी चीज थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर पेनिसिलिन डिस्कवरी के कारण क्या हुआ कि लोगों ने बहुत कम कैजुअलिटी अमेरिकन्स ने देखी, जिसके कारण फ्लेमिंग,
चेन, फ्लेमिंग तो वो जिन्होंने सबसे पहले किया, फिर जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस पे बाद में काम किया, चेन एंड फ्लोरे, दे ऑल वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन द ईयर 1945। 1945 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ द पेनिसिलिन, अदर एंटीबायोटिक्स वर ऑल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। जैसे एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड अवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेस सच एज प्लेग। प्लेग को ठीक करने के लिए हमने यूज किया वुफिंग कफ, काली खांसी, डिफ्थीरिया, लेप्रोसी, which used to kill millions all over the globe. Today we cannot imagine a world without the antibiotics. तो ये आप समझ के रखिए कि एंटीबायोटिक्स के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। इसी के बाद हमारा एक पॉइंट आता है कि माइक्रोब्स का भी हम यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, एंजाइम्स और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो देखिए कुछ केमिकल्स कौन कौन से बना सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें सबसे पहला आता है हमारा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड एक फंगस से डराइव होता है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। एसिटिक एसिड, इट इज ऑल्सो डराइव फ्रॉम ए बैक्टीरियम दैट इज नोन एज एसिटोबैक्टर एसिटाई। ब्यूट्रिक एसिड, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ये एक बैक्टीरियम है, इससे ब्यूट्रिक एसिड डराइव होता है। फिर आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर हम जानते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो इसको डराइव करते हैं, वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। देन इथेनॉल, इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये अभी हमने बेवरेजेस में पढ़ा था कि किस तरीके से ये अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स होते हैं उनके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सेम वे हमारा कुछ एंजाइम्स हैं, वो भी हमारे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही बनते हैं। इनमें सबसे पहला हमारा आता है लाइपेज। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारे लॉन्ड्री डिटर्जेंट में यूज किया जाता है। लाइपेज फार्मूला हमने देखा हुआ है, जैसे हेनको, हेंज, इस तरह के जो डिटर्जेंट पाउडर्स आते हैं उनमें हमारे एंजाइम एक्शंस होते हैं, और ये जो एंजाइम एक्शंस होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं लाइपेज एंजाइम। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। दीज आर द टू एंजाइम्स। ये हमारे बॉटल जूसेस में यूज किए जाते हैं। एक्चुअली ये बॉटल जूसेस को क्लियर करने के लिए यूज किए जाते हैं। प्रोटीएज और पैक्टिनेज ये क्या करते हैं, ये हमारा जो भी प्रोटीनीसियस स्ट्रेन होते हैं ना क्लॉथ्स के ऊपर, प्रोटीन के स्टेन आएंगे, नॉट स्ट्रेन, स्टेन, उसे हमारे साफ करने में हम इन प्रोटीएजेस का यूज कर सकते हैं। इवन पैक्टिनेज एंजाइम का यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा जा गया था बोर्ड एग्जाम में, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एज इट्स नेम इंडिकेट, एज लगा हुआ है यानी ये एक एंजाइम है। स्ट्रेप्टो उस तरह का एंजाइम होता है जो कि एक ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है। कोकस है, कोकस का मतलब राउंड शेप्ड का होगा, ये सर्कुलर होगा, तो ये जिस बैक्टीरिया से डराइव्ड होता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। तो देखिए स्ट्रेप्टो से स्ट्रेप्टो वर्ड यूज हो गया, बैक्टीरिया। और ये हमारा किसकी तरह यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर टू रिमूव क्लॉट्स। ये वर्ड कहां यूज किया होगा आपने? क्लॉट। क्लॉट वर्ड आपने ब्लड क्लॉट में सुना होगा, यानी ब्लड को क्लॉट होना, इकट्ठे होके और ब्लड को इकट्ठा हो जाना आरबीसीज का, इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट बनना। और इसको ब्रेक करता है यानी बस्ट करता है, दैट इज नोन एज क्लॉट बस्टर। अगर मान लीजिए हमारे ब्लड के अंदर कहीं क्लॉट बन रहा है तो उसके लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेस इस एंजाइम का यूज करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण यूज होगा और ये हमारे क्लॉट बस्टर की तरह काम करे। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें एक होता है साइक्लोस्पोरिन ए, जैसे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई से डराइव किया जाता है। इट इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। समझिए अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना हो तो उस समय हमारे जो डोनर होता है और जो रिसीवर होते हैं, दो तरह के इंडिविजुअल हो सकते हैं। अगर मान लीजिए ये लट करिए, ये रिसीवर है, तो रिसीवर को हम ये इंजेक्शन देंगे इम्यूनोसप्रेसिव का, जिसके कारण अगर इनका हमको डोनर ने किडनी को डोनेट किया या किसी और ऑर्गन को डोनेट किया रिसीवर को, तो इनकी बॉडी, इनकी जो इम्यूनिटी है वो उसको मना ना कर दे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज़ किया जाता है फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए, एंड वो बनाया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए यानी कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई से।
ठीक है। दूसरा जो आते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टैटिन्स। स्टैटिन्स के बारे में हम बता देते हैं आपको। स्टैटिन्स जो होते हैं ये हमारे ईस्ट से डराइव किया जाता है, जिसे बोलते हैं मोनास्कस परप्यूरियस, और ये हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स हैं। इसका मतलब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये डिक्रीज करता है, स्टैटिन्स, मोनास्कस परप्यूरियस। तो इस तरह से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा अल्टरनेट ईयर्स में बोर्ड में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लेनी है और उसको ढंग से पढ़ लेना है, नोट्स बना लेना है। फिर आपको अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Thanks for watching the video. Please subscribe, like and share the channel.